हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम इंटीग्रेशन की एक टेक्निक स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी पिछली जो 2-3 वीडियोस थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन समझा, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन से उसका लिंक कैसे होता है, कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशंस की हेल्प से हमने इंटीग्रेट करना भी सीखा। लेकिन अब सारे इंटीग्रेशन उस तरीके से नहीं हो सकते कि डायरेक्ट आपको एक फार्मूला मिल जाए, उस फार्मूले के हिसाब से आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला पुट किया और आपका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट तो ऐसे सब कुछ होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ट्विस्ट होता है, कुछ टर्न्स होते हैं। तो वो चीज़ हमें सीखनी है कि भाई अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से आप इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन मेथड है, और ये मेथड ऐसा है जो थ्रू आउट पूरे चैप्टर पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर यहाँ पर आया और मतलब 2-3 जो भी एक्सरसाइज हैं, 7.3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारी इसी की एक्सरसाइज हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस एक्सरसाइज तक ही ये बाउंड है, बिल्कुल आगे भी जो भी इंटीग्रेशन हम करते रहेंगे ये चलता रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंटीग्रेशन में हर जगह आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका रोल आपको हर जगह मिलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हमें इस मेथड को यूज़ करना होता है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो सबसे जो पहला मेथड है जहाँ पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसका आंसर जो है मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स है प्लस में सी, ठीक है, सी लगाना ज़रूरी है, आपको पता ही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें इस x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, मान लो मैं a से डिनोट करता हूँ, और इसके साथ में प्लस में या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका जो आंसर है, जैसे यहाँ पर था एफ एक्स, तो यहाँ पर भी कैपिटल एफ आया और x ये सेम है, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा प्लस में c। लेकिन अब यहाँ पर जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में थी वो वाली टर्म आपकी यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगी। या आप ये कह सकते हो कि भाई जो ए एक्स प्लस बी है, जो इसके अंदर वाला पार्ट है, उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, बी का 0 हो जाएगा, तो ए नीचे आ जाएगा। कैसे, देखो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन हमने फाइंड करा, तो हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ, मेथड से कैसे सॉल्व करना है और डायरेक्टली फिर आप उसको किस तरह से अप्रोच करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है 2x प्लस 3 ये t के बराबर है, ठीक है, हमने पुट कर लिया कि भाई 2x प्लस 3 जो है वो t के बराबर है। अब यहाँ पर t के बराबर होने पर ये क्या होगा, आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। जो आपने यहाँ पर लिया हुआ ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। अब इसके रिस्पेक्ट के डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 का 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dx बाई dt आ जाएगा। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और यहाँ पर t का डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस dt को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2dx इक्वल्स टू dt ऐसे हो जाएगा। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर देना, सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पर आना। मतलब इधर x वाली टर्म है तो इधर सिंपल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके यहाँ dx लिख देना है और इधर dt लिख देना है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है, तो बार बार हमें लिखने की वो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, dt अपॉन में 2, ठीक है। तो हमने एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया, एक फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म ऑफ t। अब यहाँ पर अब जब हम t में कन्वर्ट कर देंगे तो t के रिस्पेक्ट में ही आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन को मैं i से ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो 2x प्लस 3 है, इसको हमने क्या पुट किया था, हमने इसको t पुट किया था, तो ये t आ गया। इसकी पावर कितनी है, 3। dx की जगह क्या करोगे आप, dt बाई 2, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो गया। अब फंक्शन जब आपका t में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर dt होना चाहिए, यहाँ पर dx नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने dx की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो आप बाहर करो, और आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो t की पावर 3 का करना है। तो पावर फार्मूला लगाओ, पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4
प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर t की जगह आप वापस क्या करो, जो फंक्शन आपने पुट किया था वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 अपॉन में 4, और ये वाला जो 2 है ये और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, यानी आंसर बन गया 2x प्लस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, चाहे यहाँ पर सिंपल पोलिनोमियल दे रखा हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो या लॉग फंक्शन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको डायरेक्टली किस तरह से अप्रोच करना है वो चीज़ आप समझो। fx ये आपके पास था, इसका आपको इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, हम यहाँ लिखते हैं अलग से, इसको इधर लिखते हैं 2x प्लस 3 की पावर 3 dx, ये फंक्शन आपके पास। अब जो यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 का मतलब है कि आपको पावर फार्मूला तो यूज़ करना ही करना है। पावर फार्मूला आप यूज़ करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 की पावर 4, और जो भी यहाँ पावर आती है वही तो हम नीचे लेके जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि x के साथ यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका डिनोमिनेटर में ज़रूर आएगा। तो x के साथ यहाँ पर क्या है 2, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो है वो यही बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, और ये एक पूरा का पूरा प्रॉपर मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम बोलते हैं, कि जिसमें आपको किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। क्लियर होगी, समझ में आ गया ये। अब हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से मैं इससे आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। मान लो आपके पास e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, e की पावर x का, e की पावर x ही होता है सेम। लेकिन अगर वहाँ पर e की पावर x ना दे के आपको दे दिया भाई e की पावर 2x प्लस में 3, ऐसे दे दिया, तो यहाँ भी आप डायरेक्टली आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, कि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो भाई सेम ही रहता है, e की पावर x, और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर x की पावर नहीं होनी चाहिए कुछ। ठीक है, x यहाँ पर लीनियर होना चाहिए। x की जब पावर अगर आ गई तो वहाँ पर कुछ और तरीका होता है, किसी और तरीके से करते हैं, वो भी आगे बाद में बताऊँगा। x का यहाँ पर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, कि कहीं यहाँ पर x की पावर 2 हो, आप यहाँ भी उठा के x की पावर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो उठा के, ऐसे नहीं करना है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर और कैसे हो सकता है, और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, अगर हम ले यहाँ पर मान लो रूट में कोई फंक्शन है, रूट 3x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब है x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर क्या आता है, x की पावर आता है 3/2, और यहाँ आता है 2/3, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिखो, ये 3x है पूरा, 3x माइनस 2 की पावर 3/2, और इधर आ गया 2/3। अब यहाँ पर x के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 और कर दो, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू में 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9, और इसकी पावर है 3/2। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आते हैं कि एक नंबर के, तो उसके लिए नहीं कि पूरा का पूरा मेथड आप करोगे, जहाँ कंपलसरी है वहाँ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो वहाँ पर डायरेक्टली करने की कोशिश करो। दूसरा यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दूसरी फॉर्म आपको दे रखी है। मान लो कि आपका जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, ये मान लो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आप कहोगे भाई डिग्री क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, नहीं, वो डिग्री नहीं है। डिग्री का मतलब यहाँ पावर है। अगर आपके पास यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो फंक्शन दे रखे हैं, और न्यूमरेटर की पावर, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, वो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है या उससे बड़ी है, तो आपको क्या कर लेना है, इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करके मतलब जैसे हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन में करने के बाद यहाँ पर आप उसका कोशेंट लिखेंगे, प्लस जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा हुआ, यानी डिविडेंड या डिनोमिनेटर भी आप लिख सकते हो, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपका जो कोशेंट है,
इसकी वजह से जो यहाँ पर रिमाइंडर आने वाला है ना, उसकी डिग्री इससे कम हो जाएगी। जब तक इसकी डिग्री आप इससे कम नहीं करोगे तब तक आप उसको सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि वो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि भाई डिग्री का चक्कर क्या है। x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, इस तरह से दिया हुआ, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इसकी न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आप डायरेक्टली अप्रोच बिल्कुल भी मत करना, आप इसको अलग अलग करना। x की पावर 3 को डिवाइड करना आप 2x प्लस 1 से। ठीक है, जो एल्जेब्रिक डिवीजन होता है वो तो आपको आता ही होगा कि 2x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास x क्यूब आ जाए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2x² से। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना, 1/2x² को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स क्यूब, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2x²। तो ये कैंसिल, आपके पास आ गया -1/2x²। अब -1/2x² आपको लाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे -1/4 से, -1/4x, तो ये आपके पास ही आ जाएगा। फिर से साइन चेंज करोगे, ये भी कैंसिल, और इसको 1 से और मल्टीप्लाई करना था तो ये आ गया था -1/4x, यहाँ से उतार लो, सॉरी इधर नहीं, इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा +1/4x। अब 2x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/4x आ जाए, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/8 से, तो इसको करेंगे तो ये तो 1/4x आ गया, 1 से करेंगे तो -1/8 आ गया, फिर साइन चेंज, तो आपके पास जो रिमाइंडर है ये आ गया 1/8। तो इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, कोशेंट क्या है आपका, ये सारा कोशेंट है, तो 1/2x² माइनस 1/4x प्लस 1/8, प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, रिमाइंडर क्या है 1/8, डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1। अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये फंक्शन आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। ये वाला जो पार्ट है सारा का सारा, इसको आप चाहे तो अलग अलग कर लो, या आप तो डायरेक्टली आप करना सीख ही गए हो, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। ये जो 1/8 है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/8, और इसको 2x प्लस 1 की जो पावर है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर हो जाएगी इसकी -1। ऐसा करने के बाद अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं सबका अलग अलग। तो यहाँ तो जो ये कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 3/3, x का करेंगे x²/2, 1/8 का करेंगे 1/8x, ये 1/8 आपका एज इट इज़ रहेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब पावर -1 हो जाती है तो क्या इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा इंटीग्रेशन करना है, 1/x का इंटीग्रेशन करना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो जब पावर -1 ना करके आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे जैसे यहाँ पहले था। ठीक है, जैसे यहाँ पहले था आप ऐसे लिखा रहने देंगे। पावर -1 करके इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ आपको कि क्यों नहीं कर सकते। अगर क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट तो एक बार उसको देख लेना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, log 2x प्लस 1, और अब उसके साथ क्या बताया था, यहाँ पर x के साथ क्या है 2 है, x के साथ 2 है तो इसके डिवाइड में आपके पास 2 और आ जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ से 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना और ये आपका इस तरह से फाइनल आंसर बन जाएगा। दूसरा मेथड समझ में आया कि कहाँ पर आपको क्या करना है। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो तीसरा तरीका है जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, किस तरह के क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x)n और साथ में ये जो फंक्शन अंदर दिया हुआ है ना, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास, f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, एक तो ये होगा कि जो आपका डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। दूसरा क्या होगा, अगर आपके पास डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है और इस डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है ये आपको ऊपर दिया हुआ है, इसका फंक्शन नीचे दिया हुआ है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा log f(x) प्लस c। ठीक है, log पे ये इसके आर्गूमेंट के लिए मॉडुलस का साइन लगा देते हैं क्योंकि आर्गूमेंट पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये दो आपके पास और स्पेशल टाइप हो गई है कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है।
और उसका जो डायरेक्ट भी तरीका आपको बता दिया कि डायरेक्ट ऐसे है, लेकिन ये कैसे है, क्यों है, उसका रीज़न हम समझते हैं, उसको हम प्रूव करके देखते हैं। पहले हम इसकी थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शन होगा इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो भी फंक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स, उसको हम पुट कर लेंगे टी। अब यहाँ पर टी हमने लिया है तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स हो गया। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो यहाँ पर डी एक्स ले लेंगे, यहाँ पर डी टी ले लेंगे डायरेक्टली, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया आपको। अब एफ डैश डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स, इसकी जगह क्या हो गया आपके पास, डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बना, ये जो एफ एक्स है आपने क्या पुट किया था, टी पुट किया। इसकी पावर कितनी है, एन, डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आ गया आपके पास, डी टी। तो अब यहाँ जो फंक्शन है इन टर्म ऑफ टी आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, पावर फार्मूला लगाओगे तो टी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर t क्या था, t क्या था हमारा, एफ एक्स था, तो एफ एक्स की पावर कितनी आ गई, n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, आ गया ना आपका आंसर। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, उससे भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह से करना है आपको। मान लो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोई फंक्शन 5x स्क्वायर माइनस 7 इंटू में x, ठीक है, x इंटू में, मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है x इंटू में 5x स्क्वायर माइनस 7 इसकी पावर 6, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली अगर नहीं दिया हुआ, देखो डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्टली कैसे, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे दे दिया कि मेरे पास यहाँ पर कहता है कि भाई 2x प्लस में 3 और यहाँ पर इनटू में आ गया 2, तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ पावर भी हो सकती है, इसकी पावर मान लो 3 भी हम ले लें, जैसे यहाँ पर पावर ले रखी है, पावर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा सीधा कि 2x प्लस 3 की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ दे दिया, इसकी पावर कितनी भी हो, पावर आप एक प्लस करेंगे पावर फार्मूला लगाकर, और n प्लस 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल डायरेक्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनडायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर डेरिवेटिव तो है लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो 5x स्क्वायर माइनस 7, इस 5x स्क्वायर माइनस 7 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो कितना आना चाहिए आपके पास, यहाँ पर 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 10x आना चाहिए ना। 5x स्क्वायर, इसमें पावर फार्मूला लगाओगे 2 आगे आएगा, तो इसका डेरिवेटिव 10x हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 10x नहीं दिया हुआ। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 से आप अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, 1/10 से डिवाइड कर दिया, तो 5x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 6 dx। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह बन गया कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, ये 1/10 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, ये 1/10 तो ऐसे ही रहेगा। आंसर क्या हो गया हमारे पास, 5x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करते हो तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को इसका जो डेरिवेटिव है मेरे को ये कैसे बनाना है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप क्या करो, दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पर अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इतना तो आपको समझ में आ गया 10x, तो x तो उसके डेरिवेटिव में आएगा। नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन होता है ना उसको बैलेंस नहीं करना है। ऐसे मत करना कि यहाँ x नहीं है तो यहाँ x कर दिया, बाहर भी x कर दिया, सिर्फ ये कांस्टेंट के साथ कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को x को कैसे इसका डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल क्या करो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव होना चाहिए इसके साथ में,
तो उसको आप पुट कर दो, जैसे यहाँ पर हमने इसको पुट किया था 5x² - 7 को t पुट कर दो। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 10x, इसका 0 हो गया, dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास dt अपॉन में 10x। अब क्या करोगे आप इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इस फंक्शन को, हमने ये जो फंक्शन था पूरा 5x² - 7, इसको हमने t माना था, तो इसकी जगह तो t रख दिया, ये x एज इट इज़ ही है अभी, t की पावर 6, dx की वैल्यू हमने निकाल ली dt अपॉन में 10x, x से ये x कट गया, तो t की ये जो 10 है इसको बाहर निकालो, t की पावर 6 dt, यानी ये हो गया t की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। अब t क्या था, यही तो था, तो ये आ जाएगा 5x² - 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 70 प्लस c। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70 बन जाएगा। तो जैसे तरीका आपको समझ में आता है, अगर डायरेक्ट अप्रोच आपको समझ में आती है कि डायरेक्ट आपका इस तरीके से बन रहा है या आप बना सकते हो, तो डायरेक्ट कर दो। नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुट करो। बस ये आइडेंटिफाई करना सीख लो भाई, दो फंक्शन अगर आपको दिए हुए तो कौन सा किसका डेरिवेटिव है, ये आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से करोगे। अब अगर इसके फोर्थ वाले इसकी बात करते हैं, इसको आपको कैसे प्रूव करना है। इसमें भी स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है कि जो दो फंक्शन दिए हुए उनमें से आपको चूज करना है भाई किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो फंक्शन आपको जो डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव अगर आपके पास ऊपर है तो स्टार्ट वैसे ही किया, हमने पुट किया f' dx, ये आ गया, तो f' dx की जगह क्या आ गया dt आ गया। आपके पास इंटीग्रेशन इसका क्या बन गया, ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया t। अब ये कौन सा इंटीग्रेशन बन गया, हमने इंटीग्रेशन ऐसा बहुत किया ना 1/x dx, तो ये वही तो है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसका क्या हो जाएगा log t। t की जगह क्या कर देंगे, t की जगह आप क्या पुट किया था हमने fx, तो आ जाएगा log fx। ठीक है, यानी अगर नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है तो सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, मान लो ऊपर है 2x, नीचे है x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x ही तो होता है, आंसर क्या आ गया इसका log x²। अगर इसके साथ कुछ +-1 भी है, मान लो +2 है, तो भी इसका डेरिवेटिव तो यही रहेगा ना, डेरिवेटिव ये रहेगा, तो आंसर में क्या आ गया x² + 2 + c। मतलब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर मिल जाता है तो आप डायरेक्टली आंसर अपना लिख सकते हो log x², जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो आ जाएगा नीचे प्लस में c। फिर बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप उसको बैलेंस कर सकते हो, अगर डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बैलेंस करके देखो। मान लो यहाँ पर 2 नहीं दिया होता, यहाँ पर खाली ऐसे लिखा होता x डिवाइडेड बाय x² + 2, इसका इंटीग्रेशन करो। अब मुझे ये पता है कि भाई x² का इंटीग्रेशन होता है 2x, और यहाँ पर x दिया हुआ है खाली, 2 मेरे को चाहिए, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यानी आप 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 को बाहर बैलेंस कर दो, तो आपका नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो गया, साथ में 1/2 रहेगा, 1/2 log x² + 2 + c। इस तरीके से ये वाला मेथड आप कर सकते हो। क्वेश्चंस करेंगे अभी बहुत ढेर सारे हम, तो तब तक और समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जो बेसिक है, बेसिक मामला आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सीधा क्या करोगे, पावर फार्मूला लगा दो fx में, बस। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन नीचे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसको आंसर सीधा लिख सकते हो log fx। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें डेरिवेटिव नीचे दिया होगा, उसमें ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपके बुक के हिसाब से चलूँ तो 7.5 एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूशन है। अब 7.5 में किस तरह के सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पावर उसकी फ्रैक्शन में है। फर्स्ट में तो कहता है इफ द इंटीग्रेंट कंटेन ए टी रेशियो ऑफ fx और logarithm ऑफ fx और एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन विच द इंडेक्स इज fx, पुट fx इक्वल्स टू t। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिदमिक फंक्शन है, उसमें अगर आपको ऐसे दिया हुआ है e की पावर fx दी हुई है,
मतलब डायरेक्टली x नहीं दिया हुआ, x के अलावा कुछ और भी दिया हो सकता है, एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दे दिया, एक्स क्यूब दे दिया, कुछ भी दिया हुआ तो, या फिर लॉग फंक्शंस होते हैं। लॉग फंक्शन में भी आपको जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो fx दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों केसेस में क्या करना है, पुट करना है fx को t के बराबर, fx को t के बराबर, फिर उसके बाद आगे वही डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके आगे प्रोसीड करना है, फिर देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं मिल सकता हमें कि डायरेक्टली बिल्कुल आप सेम आंसर हमको यहाँ फार्मूला ड्राइव कर लें, वही फार्मूला आपका हर जगह लगता जाए। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर e की पावर x होता है, कह रहा है e की पावर x है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में यहाँ दे रखा है ये। अब यहाँ और क्या चीज़ दे रखी है, 4 तो हमने कर लिए थे, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया। अब इसमें कहता है कि अगर x की पावर n-1 है और f(x) की पावर n है, x की पावर n-1 और यहाँ पर f(x) की पावर n है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, यहाँ पर आपको x की पावर n को t पुट करना है। इसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, ये x है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे x की पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, n x की पावर n-1, ये वाली टर्म आ रही है ना, तो x की पावर n-1। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शंस आपके पास इस तरह से दिए हुए हैं, ax प्लस b की जो पावर है वो फ्रैक्शंस में है, यानी कह दिया 1/p, तो ऐसे केसेस में भी आपको अगर डायरेक्टली उसका सॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है तो ठीक है, मान लो इसके साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई में दे दिया, कुछ भी फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिया इसके साथ, तो ऐसे केसेस में आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो ax प्लस b की पावर फ्रैक्शन में है उसको आपको t पुट करना है। इसको जब आप t पुट करोगे, इसको पुट करने के बाद बाकी चीज़ें इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी कि आप उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन फिर निकाल पाओगे। तो ये 6-7 तरीके होते हैं जहाँ पर आपको ये समझना होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हम एक्सरसाइज के हिसाब से बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो एक्सरसाइज वाइज नहीं आएगा ना, तो उसमें आपको ये समझना है कि किस में क्या तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो सब्स्टिट्यूशन का है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, रिवाइंड कर करके देखो, सारे यहाँ पर फार्मूले, सारे जो तरीके मैंने बताए वो सबको समझने की कोशिश करो। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, जहाँ पर आप खुद पहले क्वेश्चन करके रखना ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।